हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर्स। मैथमेटिक्स का चैप्टर है, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। अब इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th में। तो हमें पता है कि रियल नंबर्स, व्हाट इज़ रियल नंबर्स? रियल नंबर्स आर द नंबर्स और न्यूमेरिकल वैल्यूज विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यूज रिप्रेजेंट की जा सकती हैं नंबर लाइन पे, वही रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये सब आप लोगों को क्लास 9th में पढ़ाया था और आप सब लोगों को सही तरह से पता भी होगा। पर जब भी अगर आपसे टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसका जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि आपका उसका मीनिंग पता है पर उसे बोलना नहीं पता। तो मैं बता दूं कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो रेशियो में लिखे जा सकते हैं, जैसे 1/2। तो हम बोल सकते हैं 1:2। तो इसकी ये डेफिनेशन बनेगी कि रेशनल नंबर्स आर द टू इंटीजर्स विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। बट इरेशनल नंबर जैसे √2 उसे हम नहीं लिख सकते रेशियो की फॉर्म में। तो हम बोल सकते हैं कि इरेशनल नंबर्स आर द इंटीजर्स विच कैन नॉट बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। अब इस टॉपिक में हम यहाँ के दो बेसिक टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपको एक्सरसाइज 1.1 में मदद करेंगे। उनका नाम है इक्विट्स डिवीजन लेमा एंड इक्विट्स डिवीजन एल्गोरिथम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्विट्स डिवीजन लेमा। तो लेमा बेसिकली क्या है कि लेमा इज अ प्रूव्ड स्टेटमेंट। लेमा एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है विच इज यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट्स, जो दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने में यूज होती है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे। इसमें एग्जांपल में दिया गया है कि एक ट्रेडर है कोई भी, वो अपने एग्स सेल कर रहा था। तभी एक खाली इंसान, मतलब फ्री बैठा था, उसके पास आया, उससे कुछ बात वगैरह करी, उनमें झगड़ा सा हो गया कुछ। उसने उसके सब अंडे तोड़ दिए, फेंक दिए नीचे। वो बेचारे सब टूट गए। सेलर ने जाके पंचायत में उसकी शिकायत कर दी। उसने उनसे कहा पंचायत वालों से कि मेरे रुपए दिलवा दीजिए, जितने भी मेरे अंडों के रुपए होंगे। अब पंचायत वालों ने कहा हम आपके रुपए तो दिला देंगे, पर पहले बताइए कितने अंडे थे। तो उसने अंडों के बारे में तो नहीं बताया कि कितने थे, बट उसने एक रिस्पॉन्स दिया कि इफ काउंटेड इन पेयर्स 1 विल रिमेन, इफ काउंटेड इन 3 2 विल रिमेन, इफ काउंटेड इन 4 3 विल रिमेन, इफ काउंटेड इन 5 4 विल रिमेन, इफ काउंटेड इन 6 5 will remain, if counted in 7 nothing will remain. My basket cannot accommodate more than 150 eggs. मतलब कि अगर मैं पेयर्स में अगर अपने अंडों को रखूं, 2 के ग्रुप में रखूं तो 1 बच जाएगा। अगर 3 पेयर्स में रखूं तो 2 बचेंगे, और 5 के पेयर में रखूं तो 4 बचेंगे, 6 के पेयर में रखूं तो 5 बचेंगे, 7 के पेयर में रखूं तो 1 भी नहीं बचेगा। और मेरी बास्केट में 150 एग्स से ज़्यादा नहीं मैं रख सकता। अब ये हमारे लिए पजल टाइप की हो गई जिसे हमें सॉल्व करना है कि भाई कितने अंडे थे। तो हमें ये पता है कि उसकी बास्केट में 150 एग्स से ज़्यादा एग्स नहीं आ सकते। तो हमें ये पता चलेगा कि भाई या तो 150 होंगे या उससे कम होंगे। हमने क्या करा, लेट द एग्स बी ए मान लिया एग्स को, और हमने अब स्टेटमेंट्स बनाना शुरू करा। इसने 2 से शुरू करा था, 7 पे ख़त्म करा था। हम 7 से शुरू करेंगे, 2 पे ख़त्म करेंगे पेयर्स को। तो हमने क्या करा, a इज इक्वल टू 7p प्लस o, ये 7 का पेयर बना। जब 7 का पेयर p में बना तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 0, एक भी अंडर नहीं बचा। a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 7p प्लस 0। ऐसे ही 6 का बनाएंगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, a इज इक्वल टू 5w प्लस 4, a इज इक्वल टू 4s प्लस 3, a इज इक्वल टू 3t प्लस 2, और a इज इक्वल टू 2u प्लस 1। अब ये जहाँ पे जो भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ हैं वो सम नेचुरल नंबर्स हैं। और अब इन सब केसेस से हमें पता चल रहा है कि
ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, जहाँ पे v की वैल्यू 7 6 5 4 3 2 है, और जब b a को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर r बचेगा, और r की वैल्यू है 0 5 4 3 2 1, और r b से छोटा है बट a के इक्वल टू और या उससे बड़ा हो सकता है। यही हमारी डिवीज़न लेमा है। अब एक बात के लिए हम अपनी अगर पजल वापस सोचें, मतलब जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, तो उसमें हमें ये तो पता ही नहीं चला भाई कि x कितने थे, तो x थे 119x। ऐसा क्यों? अब हमें ऐसा क्यों लगा कि इतने ही x होंगे, f की इतने ही मतलब ज़रूरी है? क्योंकि जब हमने एलसीएम निकाला तो हमारी जितने भी ऊपर स्टेटमेंट्स थी, ये सब देखिए, ये हमने जो स्टेटमेंट्स लगाई थी, तो इस सब में हमें एक ही जो न्यूमेरिकल वैल्यू वही आना चाहिए, मतलब 119 इन सब में आ रहा है जब भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए ये इतने ही एक्स होंगे। अब इक्विट्स डिवीज़न लेमा से हमें ये पता चला, तो ऐसे ही हम उसे शो करने के लिए, जो नीचे मैंने बताया था ना कि एक केस निकला कि ए बी से डिवाइड हो रहा है, आर रिमाइंडर बच रहा है, उसे हम अब इन नंबर्स पे ट्राई करते हैं। 17 और 6 बताया गया है, तो ए बड़ा होता है बी से, हमने ए की जगह पर रखा 17 को और बी की जगह पर रखा सी को। जब 6 17 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर बचेगा 5। अब ये 6 इंटू 2 इसलिए है क्योंकि 2 यहाँ पे क्यू की जगह पे काम कर रहा है, जो ऊपर जो अल्फ़ाबेट सब नेचुरल नंबर से ये वही है। हमारे पास रिमाइंडर 5 बचा। अब 5 आप देखिए कि रिमाइंडर 5 बी से छोटा है बट 0 से बड़ा है, इसीलिए ये कहते हैं। और ये तीनों को आप अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ऊपर स्टेटमेंट थी वो एकदम करेक्ट थी। अब इसी स्टेटमेंट को मैं आपको थोड़ा और इजी वे में समझाता हूँ, जो आपकी थ्योरम 1.1 बन गई, इक्विट्स डिवीज़न लेमा। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfy a is equal to bq plus r, where 0 is equal to or greater smaller than r and b is greater than r। मतलब कि जब हमारे पास इंटीजर्स a और b थे और q और r हो गए, ये चारों जब हमारे पास आ गए, तो इनके बीच में एक यूनिक असिस्टेंट बना, मतलब कि एक यूनिक टाइप से हमने इन्हें सेट करा, जिससे हमें ये पता चल गया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये अब हमने सेट कर दिए इन्हें, और अब हमें पता है कि b इज़ ग्रेटर देन r, b रिमाइंडर से बड़ा है और रिमाइंडर 0 के बराबर या उससे बड़ा है। ये रहा, ये हमें इक्विट्स एलिमेंट की 7th बुक से पता चलता है। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि ये 13 बुक होती हैं इक्विट्स एलिमेंट की, उसमें से एक है। अब बात करने जा रहे हैं हम इक्विट्स डिवीज़न एल्गोरिथम, तो वो भी लेमा पर ही बेस्ड है। अब ऐसा क्यों है, अब आप आगे देखिए कि पहले तो जानते हैं एल्गोरिथम है क्या। तो एल्गोरिथम इज द सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर ऑफ फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एक वेल डिफाइंड सीरीज है, जो एक प्रोसीजर की तरह काम करती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। लेमा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है जो दूसरे स्टेटमेंट्स को काम प्रूव करने में यूज होती है। अब इक्विट्स डिवीज़न एल्गोरिथम का वर्क क्या है हमारे लिए, तो अभी जिस क्लास में हम पढ़ रहे हैं उस क्लास में इसका यूज़ है HCF फाइंड करना दो इंटीजर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब ऐसा कैसे होगा, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि लेमा पर बेस्ड होता है एल्गोरिथम, तो हमें HCF अगर निकालना है 4, 5, 5 एंड 42, ये दो नंबर से ले लिए। अब इनका निकालना है तो पहले मैं लगाऊंगा यहाँ पे लेमा। तो लेमा से हमें पता चलेगा कि बड़ा कौन सा है 4, 5, 5 इज इक्वल टू
बी की जगह पर रखेंगे 42। जब 42 455 को डिवाइड करेगा तो कितने से डिवाइड हो सकता है, 10 से हो सकता है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 35। और 35 छोटा है बी से यानी 42 से, और बड़ा है 0 से। ये मतलब समझ गए हम। और ये हम समझ गए कि एक हमारी लेमा जो है वो करेक्ट है। अब इसी लेमा को हमें अब इसकी सीरीज बनाएंगे। सीरीज क्या है, एक की एक आगे, एक की एक आगे। लाइन में लगा देना कि 1 2 3 4 5, ये लाइन लग गई आदमियों की, तो वो एक सीरीज बन गई। ऐसे ही अब हम इसकी सीरीज बनाएंगे लेमा की। अब कैसे बनाएंगे भाई, एक की को तो बार बार नहीं रख सकते, तो हमने 42 जो यहाँ पे बी था उसे हमने ए बना दिया, ए बन गया 42, और जो रिमाइंडर था उसे हमने बना दिया बी। अब जब बी ए को डिवाइड करेगा यानी 35 42 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 7 बचेगा। हमें ये जब तक करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। यही एल्गोरिथम का सबसे मेन कॉन्सेप्ट है कि लेमा का यूज जब तक करो जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो जब हमने फिर से 35 को ए की जगह पर रखा और 7 को बी की जगह पर, जब 35 को डिवाइड करा हमने तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन था वो 5 आ गया। तो यही है हमारी इक्विटी डिवीजन एल्गोरिथम। अब आप दोनों चीज़ों को क्लियरिटी से समझ गए होंगे कि ये क्या होती है। अब आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ और आपको एक बात, इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि एल्गोरिथम जो है हमने क्लास 5th में भी पढ़ी थी। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमने डिवीजन मेथड पढ़ा था ना, ये वही है। और जब हम वेरीफाई करते थे ना कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये वही है। देख लीजिए नहीं तो आप करके एक बार, और मैं भी इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा। अब ये स्टेप्स जो भी मैंने बताए आपको कि कैसे करते हैं इक्विटी डिवीजन एल्गोरिथम का यूज, आप देख सकते हैं। अब एक एग्जांपल करते हैं। नहीं, ये आपको मैंने अभी ऊपर बताया था, आप इसे करके देखना खुद। एक चीज़ बता दूं आपको, ये जो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ये हमें यहाँ पे सब जानने के लिए, बट जब भी आप क्वेश्चन करो तो ये स्टेप्स ना लिखें, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करें, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा और आपकी कैलकुलेशन की ग्रोथ भी बढ़ेगी। ये बोर्ड में बहुत ज़रूरी रहेगा। ये रिमार्क्स हैं कुछ। इक्विटी डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम, इसको लोग डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच के इंटरलिंक, जो इनका जो इंटरलिंक था, जो मतलब हमने लेमा कोई सीरीज में जब बना दिया तो वो एल्गोरिथम बन गया, तो इसी की वजह से। अब सेकंड एग्जांपल, ये थोड़ा आपके लिए मेन एग्जांपल है, आपको एक बार इसे समझा देता हूँ, उसके बाद आप दूसरे एग्जांपल को देखिएगा, खुद समझिएगा, जो ना आए मेरे से पूछ लेना कमेंट में। Show that every positive integer is of form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1। मतलब कि अगर हमारे पास एक इवन इंटीजर है तो वो अगर 2q है तो हर पॉजिटिव इंटीजर 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा। ये हमें पता करना है। अब इंटीजर जब अगर इवन रहेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिमाइंडर जब 0 आएगा तो हमारा इंटीजर रहेगा इवन, और रिमाइंडर अगर 1 आएगा या 2 या 3 आएगा तो वो होगा ऑड। चलिए तो अब करके देखते हैं। हमें यहाँ पे दिया है कि 2q, मतलब q के साथ क्या आ गया 2, और हम क्या लिखते हैं b के साथ 2, तो b इज इक्वल टू 2 हो गया। और जब हमें पता चलेगा कि b के साथ 2 है तो r होता है b से छोटा, यानी r होगा अब 0 और 1, क्योंकि ये दोनों भाई 2 से छोटे। अगर इससे नीचे पहुंचेंगे तो वो नेगेटिव में पहुंच जाएगा, और नेगेटिव अलाउड नहीं है एल्गोरिथम में। ये आप गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग में। अब हमने जब 0 को रिमाइंडर की जगह पे रखा तो a इज इक्वल टू 2q प्लस r, और r की जब वैल्यू 0 हो गई तो उसमें a इज इक्वल टू 2q रह गया। ये हो गया हमारा इवन। अब ऑड निकालेंगे, मतलब r की जगह पे 1 रखेंगे तो a इज इक्वल टू 2q
प्लस 1। ये हो गया हमारा प्रूफ लेमा की मदद से। लेमा ही तो रखा था भाई हमने, स्टेटमेंट में क्या पढ़ा था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर पी इज ग्रेटर देन आर एंड आर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। ये वही हो गया। अब आप एग्जाम्पल 4 को खुद करके देखिए। एग्जाम्पल 4 एल्गोरिथम के लिए, क्योंकि इसमें हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, ना कि कोई अल्फ़ाबेटिक्स वैल्यू, इसीलिए ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा समझना कि जहाँ पे भी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई हो वहाँ पर हमें एल्गोरिथम का यूज़ करना है, और जहाँ पर हमें अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ दी गई हों वहाँ पे हमें लेमा का। ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब ये आ गई आपकी एक्सरसाइज। आपको जो भी क्वेश्चन करना हो करिए, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, पर मैं आपको ये बता दूँ, ये एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने कितना समझा इस वीडियो से, इसलिए आप इसको करिए, ये मैं आपको बता दूँ। इसमें से जो भी ना आए वो मेरे से कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। और जो अभी मैंने 2 एग्जाम्पल समझाए हैं, मैं उन्हें इस वीडियो के एंड में अभी समझा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 जो एल्गोरिथम का है, उसमें पहले मैंने डिवीज़न मेथड से किया तो हमारा SCF 7 बचा, जो हमें स्टैंडर्ड 5th में बताया था। और वही मैंने जब वेरीफाई किया, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर किया, तो हमने सीरीज़ बना दी लेमा की। तो भी हमारे पास जो डिवाइजर लास्ट में बचा है वो 7 है, यानी ये भी इसी का SCF है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के सेम हैं, पर हमने क्लास 10th में और क्लास 5th में थोड़ा अंतर देखा, इसीलिए हमें ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, इसलिए मैं थोड़ा आपको ईजी वे में समझाया जिससे आप समझ जाओ। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो इवन इंटीजर 2q होता है, प्रूफ करना है कि aq प्लस 1 होता है जो ऑड इंटीजर है। तो इक्विड्स डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट क्या हो गया, ये हो गया। अब bq इज इक्वल टू 2q हो गया। अब जब 2 हो गया तो r 2 से छोटा है, यानी 1 और 0। अब जब हम r को 0 रखेंगे तो a इज इक्वल टू 2q हो जाएगा, और r को जब हम 1 रखेंगे तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑड है, और यही हमें प्रूफ करना था। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।